हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र का नेक्स्ट पार्ट जो है इंडस्ट्री वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक महाराष्ट्र, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, हमने उसके मेजर्स जो गवर्नमेंट ने टेक ओवर किए, कौन कौन से मेजर्स अंडरटेक किए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, तो ये सब हम है ना पहले पार्ट वीडियो नंबर पार्ट में हम है ना कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 लेक्चर में। अभी ये जो पार्ट 2 है इसमें हम इंडस्ट्री सेक्टर को स्टडी करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। सो यहाँ पे इंडस्ट्री, महाराष्ट्र इज एन एग्रीकल्चरली एडवांस्ड स्टेट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियली सॉरी नॉट एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट है महाराष्ट्र। इसे महाराष्ट्र को फाइनेंशियल कैपिटल भी, महाराष्ट्र में मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है ना कंट्री में, कि ये फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का। नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका जो योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, महाराष्ट्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एंड इट हैज अ पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब, इसमें है ना वो ताकत है, उसकी कैपेसिटी है कि है ना ये जो ज्यादा जो लेबर है फार्मिंग सेक्टर में से, फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर से जो लेबर निकल के आते हैं उन लेबर्स को भी ये है ना एब्जॉर्ब कर सकता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाउ यहाँ पर इट लीड्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट, ये क्या क्या किस किस चीज को बढ़ावा देता है, तो ये है ना मार्केट को बड़ा करता है, लार्ज करता है, ये है ना जनरेट करता है हायर, ज्यादा से ज्यादा इनकम एंड हायर प्रोडक्टिविटी को ये जनरेट करता है। नाउ एज पर द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, अगर हम एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज के एनुअल सर्वे के हिसाब से, मतलब ASI के हिसाब से 2016 एंड 17 के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो महाराष्ट्र का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो टॉप पोजीशन पे है हमारी कंट्री में, वो टॉप पोजीशन पे है। महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल सेक्टर टॉप पोजीशन पे 2016-17 के हिसाब से। नाउ द शेयर ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है, शेयर है, जो कंट्रीब्यूशन है नेट वैल्यू एडेड में, NVA में जो कंट्रीब्यूशन है कंट्री के NVA में, वो है ना 18% है, अबाउट 18% है, 18% है वो इंडस्ट्री के से मिलता है। नाउ महाराष्ट्र हैज बीन ऑल्सो बीन द फर्स्ट चॉइस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर। अगर हम है ना इन्वेस्टर्स, मतलब जिनके पास खूब पैसा और उनको कहाँ तो इन्वेस्ट करना है ताकि वो अपने मनी को मल्टीपल कर सके, तो उसके लिए जो इन्वेस्टर्स है ना उनके लिए महाराष्ट्र सबसे अच्छी प्लेस है, सबसे पहली चॉइस है, फर्स्ट चॉइस है इन्वेस्टर्स के लिए। ना खाली डोमेस्टिक घरेलू इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, बल्कि है ना जो विदेशी इन्वेस्टर्स है, जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स है, वो उनकी भी पहली चॉइस है ना वो महाराष्ट्र है, वो महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसी के बारे में हम थोड़े डिटेल में स्टडी करेंगे अभी FDI के थ्रू में। यहाँ पर अभी आपको दिया है कि नेम्स ऑफ एनी 5 एंटरप्राइजेस, आपको 5 एंटरप्राइजेस के नेम फाइंड आउट करने, ईच कैटेगरी प्रोड्यूसिंग फॉलोइंग गुड्स इन महाराष्ट्र में केमिकल कौन कौन सी इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कौन से, टेक्सटाइल कौन से, ऑटोमोबाइल कौन से, IT एंड फार्मास्यूटिकल्स के कौन से, तो इनकी लिस्ट आप बना सकते हो, आप है ना गूगल करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप फाइंड आउट कर कीजिए एंड लिस्ट आउट कीजिए कि भी कौन कौन से हैं महाराष्ट्र में ये। नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो FDI की बात करें, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इन अर्ली 1990s में गवर्नमेंट ने ना ये कॉन्सेप्ट को अमेंड किया, अमेंडिंग द नॉर्म्स, इसकी जो कैपिंग थी, इसका जो कंट्रीब्यूशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कुछ सेक्टर्स में, उसको इन्होंने अमेंडेड किया, मतलब एडिशंस कर दिया, उसमें इंक्रीज कर दिया, एनलार्ज कर दिया। नाउ द लिबरलाइजेशन एक्ट ऑफ 1991 में लिबरलाइजेशन एक्ट आया था, उसने है ना FDI का जो रास्ता है वो साफ कर दिया। इसका मतलब क्या है कि उसने ना दरवाजे खोल दिए FDI के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोल दिए, रास्ता साफ कर दिया, क्लियर द पाथ ऑफ FDI। एंड जो महाराष्ट्र हैज बीन कंसिस्टेंटली रैंक्ड, इसलिए महाराष्ट्र का कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली ये नंबर 1 पे है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन माना जाता है महाराष्ट्र को।
डोमेस्टिक एज वेल एज है ना फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं महाराष्ट्र स्टेट में, इंडिया में. नाउ द स्टेट हैज रिमेन इन द forefront in terms of FDI inflow in the country. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना वो ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र में आता है. एंड द FDI इनफ्लो, जो FDI का इनफ्लो है महाराष्ट्र स्टेट में 2000 के हिसाब से, अप्रैल 2000 के हिसाब से, अप्रैल 2000 से लेकर हम 2017 तक की बात करें तो वॉज 6,11,760 करोड़ का FDI, जो कि है ना टोटल FDI का कितना है, जो टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुआ उसका 31% महाराष्ट्र में हुआ है. टोटल FDI का जो कंट्री में, हमारी कंट्री में इंडिया में जो FDI आया, टोटल FDI 2000 से लेकर, अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2017 तक, तो वो है ना उसका जो FDI था वो 6,11,760 वो महाराष्ट्र में आया, विच इज द 31%, जो कि 31% का टोटल FDI का 31% है. बाकी का जो 69% है वो अदर स्टेट्स में गया है इंडिया में, एट इंडिया लेवल, नेशनल लेवल की हम बात करें तो. नाउ जनरल प्रॉब्लम्स क्या है इस सेक्टर की? जनरल प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर के जनरल प्रॉब्लम्स क्या है, क्या नॉर्मल जनरल प्रॉब्लम्स है? तो डिलेज इन गवर्नमेंट प्रोसीजर. भाई इसमें जो जनरल प्रॉब्लम है कि जो गवर्नमेंट की जो फॉर्मेलिटीज है उसमें है ना बहुत समय लग जाता है पूरी करने में, कंप्लीट करने में. ये एक इसकी बेसिक प्रॉब्लम होगी, जनरल प्रॉब्लम होगी. नॉर्मली ये प्रॉब्लम अराइज होती है. एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट. स्किल डेवलपमेंट के लिए ना अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है. एंड लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी. इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने में कौन और रोड़ा क्या पड़ रहा है, क्या ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो वो है टेक्नोलॉजी को लेके कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है, वो एक प्रॉब्लम एराइज हो रही है. देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, जैसे रोड, पानी वगैरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है उसकी कमी है. एंड देन लैक ऑफ मोटिवेशन टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स. जो नए बिजनेसमैन जो आगे आना चाहते हैं, जो व्यापारी, तो उनके लिए है ना मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है. देन लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की कमी है. एंड रीजनल इम्बैलेंस है, कहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है तो कहाँ पे बहुत कम हो रहा है, मतलब जो कंट्रीब्यूशन है. तो ये जो है ये सारे के सारे है, ये जो प्रॉब्लम्स है महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल सेक्टर को फेस करने पड़ रहे हैं, ये सारे के सारे जनरल प्रॉब्लम्स. इसके वजह से कुछ इन कमियों की वजह से तकलीफ आ रही है महाराष्ट्र सेक्टर में. नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर में महाराष्ट्र में. नाउ इस कमी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन से टूल्स गवर्नमेंट है ना यूज कर रही है? तो मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हम 2017-18 के सर्वे के हिसाब से अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट है ना जो मेजर्स, मतलब गवर्नमेंट जो टूल यूज कर रही है वो है, पहला टूल है कि सिंगल विंडो सेल. अभी सिंगल विंडो सेल का मतलब क्या है कि एक ही छत के नीचे, एक ही विंडो के नीचे आपको सारे के सारे जो भी क्लियर करवाने हैं, आपके फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेना है, वो सब एक ही विंडो के अंडर में आपको रिसीव हो जाता है. तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटेड किया, स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने कि वो एक ही विंडो के अंडर ओनली वन सेल वो सारे जो भी एग्जिस्टिंग जो पहले से है ना इन्वेस्टर्स है और जो प्रोस्पेक्टिव, मतलब जो देख रहे हैं, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, सिंगल विंडो सेल वाली फैसिलिटी दे रही है कि एक ही जगह पर एट वन प्लेस ओनली उनको सारी की सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए, सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाए. नाउ सेकेंड पॉइंट है कि महाराष्ट्र इंडस्ट्री, जो महाराष्ट्र इंडस्ट्री है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, इसे मैत्री भी बोला जाता है. इन शॉर्ट हम बोलेंगे मैत्री. मैत्री का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल. तो इसके अंडर में ये जो इंट्रोड्यूस हुआ, किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया इसको? ताकि है ना ऑनलाइन कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके.
ऑनलाइन कंसोलिडेटेड, एक साथ सारे के सारे जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो एक साथ ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट हो सके, प्रोवाइड की जा सके। तो ये मैत्री इंट्रोड्यूस किया गया इसीलिए, ताकि कंसोलिडेटेड ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो भी है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट को लेकर वो अवेलेबल की जा सके। नाउ थर्ड है अवार्ड्स फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। नाउ यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इसने ये मेजर लिया है कि जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जिसकी बेस्ट होगी दैट विल बी अवॉर्डेड, उसको अवार्ड दिया जाएगा। दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में उनका योगदान बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट है ना प्रमोट कर रही है उनको अवार्ड देते हुए। जो अपना अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा उन्हें गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देगी, अवार्ड्स देगी, उन्हें सम्मानित करेगी। तो ये एक गवर्नमेंट ने टूल है वो फॉलो किया है, मेजर्स लिया है। देन फोर्थ यहाँ पर है क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, तो जहां पर है ना इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर गवर्नमेंट कुछ स्पेशल छूट देती है, कुछ इंसेंटिव्स देती है, टैक्स लेवी नहीं करती है, फ्री ऑफ टैक्स है ना बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है, बूस्ट अप करने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। तो वो जो जोन्स होते हैं उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोला जाता है। तो इंडिया में जैसे पिछड़े वर्ग के, पिछड़े जो स्टेट्स है, तो वहां पर गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ वहां पर हो सके, ताकि जॉब्स जनरेट हो सके। इंडस्ट्रीज सेटअप होंगे तो जॉब जनरेट होगी पब्लिक के लिए, राइट। देन फिफ्थ वन है महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसे हम MSICDP, इसको इन शॉर्ट आप बोलेंगे MSICDP, जिसका फुल फॉर्म है महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इम्प्लीमेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो है ना जो छोटे स्मॉल स्केल के जो स्मॉल बिजनेस है, मीडियम है एंड बहुत ही छोटे सूक्ष्म एंटरप्राइजेस है, बिजनेस है, तो उनको है ना गवर्नमेंट मोटिवेट कर सके, उनको डेवलप कर सके। तो ये जो प्रोग्राम है इसका मेन मोटिव है कि वो जितने भी स्टेट में छोटे छोटे बिजनेस है, व्यापार है, मिडिल स्टेज के मीडियम जो व्यापार है, एंटरप्राइजेस है, तो उनको है ना गवर्नमेंट है ना मोटिवेट कर रही है ताकि है ना वो आगे आए, वो इंडस्ट्रियली वो डेवलप हो पाए और वो जॉब्स जनरेट कर सके एंड ग्रो हो सके। तो ये सारे मेजर्स लिए गए हैं। जो जितने भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो स्लो गवर्नमेंट प्रोसीजर्स है, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू स्किल डेवलपमेंट है, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजी हो गया, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये सब जो है ना गवर्नमेंट है ना मोटिवेट करने के लिए डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स लेकर आ रही है। और जो रीजनल इम्बैलेंस है, जहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, पर कैपिटा इनकम जिनका कम है, लिटरेसी रेट कम है, तो उनको बैलेंस कर रही है सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर जैसे स्पेशल जोन की मैंने आपसे बात की कि है ना पिछड़े वर्ग के जो स्टेट्स है तो उनको आगे लाने के लिए, उनको बूस्टअप करने के लिए, उनमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो गवर्नमेंट है ना बहुत सारे सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड कर रही है। तो आई होप आपको ये जो इंडस्ट्री सेक्टर का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सर्विस सेक्टर एंड उससे रिलेटेड जो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, कोर एरियाज है सर्विस सेक्टर के, तो उसका एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है एंड टेक्स्ट बुक रीडिंग जरूर करनी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे उतने ही आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर पाओगे और आप एबल हो पाओगे कि आप आंसर्स है ना इजीली आप है ना कोई भी जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव काइंड वगैरह के, तो वो आप इजीली आंसर कर सको। सो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।